ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी की कहानी अलविदा सुनिए वैदेही के स्वर में। जब मैंने सिडनी के एक हाई स्कूल में अपने कैरियर की शुरुआत की तो कई तरह के कई संस्कृतियों के लोगों से मिलना हुआ। जहां मुझे पहली स्थायी नौकरी मिली वह वेस्टर्न सिडनी का बड़ा हाई स्कूल था, जिसमें करीब 100 टीचर्स का स्टाफ था और करीब 1,500 बच्चे थे। सपोर्ट यूनिट यानी कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्य धारा से जोड़ा गया विभाग था, जहां हम ऑटिस्टिक, डिसलेक्सिक, बिहेवियर प्रॉब्लम्स वाले बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संगीत, कला, अर्थशास्त्र, मूर्तिकला आदि विभाग थे और हर विभाग में करीब 8-10 अध्यापिकाएं और विभागाध्यक्ष थे। चूंकि हमारे विभाग के विद्यार्थियों की अनेक समस्याएं थीं, कुछ विद्यार्थियों को माइल्ड और मॉडरेट बौद्धिक विकलांगता थी, कुछ को ऑटिज्म था और कुछ को इमोशनल व बिहेवियरल समस्याएं भी थीं। तो हमें एक सहायक व्यक्ति भी मिलता था, हर टीचर के साथ एक सहायक। तो स्टाफ में कुल मिलाकर हम 9 लोग थे। मैं, जोई, अमिलिया, विलियम, हमारी सहायक टीचर एड्स एड्रियाना, मारिया, रोबी, जॉर्ज और हमारी विभागाध्यक्ष एवा, जो एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी। बॉबकट बाल, जीन्स, शर्ट और जूते में आत्मविश्वास के साथ चलती। उसने शादी नहीं की थी और अपनी बहन और एक कुत्ते और एक बिल्ली के साथ एक अच्छे सबर्ब में रहती थी। पूरी तनकर चलती और विद्यार्थियों को पूरी तरह से काबू में रखती। अमिलिया एक युवा सुंदर लड़की थी जिसका परिवार उसके जन्म से पहले ही यूरोप के किसी शहर से यहाँ आ बसा था। मॉडर्न कपड़ों में जब वो आती तो भला की खूबसूरत लगती। स्कूल के लड़के लड़कियाँ उस पर फिदा रहते। हमारे विभाग में पढ़ाने के अलावा डांस की कक्षाएं लेना भी उसका काम था। अपने खाली समय में वो डांस परफॉर्मेंस भी किया करती थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था जिसका जिक्र वह अक्सर बातों में किया। विलियम हमारे विभाग का एंटीक पीस था, जो विभाग में पिछले 30 साल से नौकरी कर रहा था। मलेशिया का था और उसने भी शादी नहीं की थी। अक्सर नूडल्स और सलाद बनाकर लाता था और स्कूल भर में लोगों को बांटता फिरता था। एड्रियाना ब्राजीलियन थी, दुबली पतली, 50 के आसपास की रही होगी, पर लगती यंग थी। अपने टैंड स्किन कलर पर उसे बड़ा फख्र था। उसका पति से तलाक हो गया था और अपने लड़के लड़की और बिल्ली के साथ रहती थी। हमारी मदद करना और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही उसका काम था। स्कूल में सबकी खबर रखना और प्रिंसिपल तक सबकी बातें पहुंचाने का काम भी करती थी। जब से उसने स्कूल गार्डन की देखभाल शुरू की थी, प्रिंसिपल की चहेती बन गई थी। मारिया का पूरा परिवार यूरोप से यहाँ लाए गए अपराधी परिवारों में से एक था, जिसने मेहनत करके यहाँ अपना व्यवसाय सेट किया। मारिया बड़े गर्व से बताती थी कि उसके पूर्वज ने विश्व युद्ध में भाग लिया था। रॉबी का परिवार करीब 100 साल पहले से सिडनी में बसा हुआ है। वो छोटे बालों और नीली आंखों वाली गोरी चिट्टी खूबसूरत औरत थी, जिसके 7 बच्चे थे और जो अपनी उम्र से बहुत कम लगती थी। पहले पति से तलाक हो जाने के बाद से वह अकेली थी, परंतु अब एक ईरानी मुस्लिम आदमी के साथ डेटिंग कर रही थी। जॉर्ज एक युवा लड़का था। वो काफ़ी लंबा था, उसके बाल ब्लॉन्ड और आंखें कंजी थी। कुछ साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया आया था और अपना अनुभव बढ़ाने के लिए ये नौकरी कर रहा था। और एवा हमारी कड़क विभागाध्यक्ष, उसका तो सब जगह दबदबा था। हमारे विभाग के बदनाम बच्चों को वह कैसे न कैसे लाइन पर लाती थी। हम सब उसकी इज्जत करते थे और उसकी हर बात का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसमें कोई शक नहीं कि शुरू के दिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे। नया वातावरण, नए लोग और मुश्किल विद्यार्थी, बहुत कुछ सीखना था। मुझे पहली बार पता लगा कि हम भारतीय यहाँ करी मंचर कहलाते हैं, कि भारतीयों के मसालों की महक नहीं, करी स्मेल आती है। शीघ्र ही विद्यालय में मुझे अन्य भारतीय अध्यापिकाएं भी मिली
जो मैथ, साइंस और कंप्यूटर सिखाती थी। 2 फिजिशियन इंडियन भी थीं जो हमारे जैसी होकर भी कुछ अलग थीं। तो जल्दी ही इंडियन टीचर्स के साथ बातचीत हुई। उन्हें देखकर तसल्ली हुई कि कोई तो है जिससे अपना सुख दुख बांट सकते हैं। मेरी क्लास में 12 विद्यार्थी थे, 7 लड़के और 5 लड़कियां। रॉबर्ट ऑटिस्टिक था, जो 8वीं कक्षा में था। वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा था। कठिन से कठिन स्पेलिंग उसे 1 मिनट में याद हो जाती थी, लेकिन गणित उसे समझ नहीं आती थी। अब तक बेसिक जोड़ घटा ही मुश्किल लग रहा था। 2 चाइनीज जुड़वा बच्चे थे, चोई और सैंडी, जो एक जगह टिककर नहीं बैठ पाते थे। एक लड़की थी जो खिड़की से कूदकर भाग जाने की धमकी देती थी। ये 12 बच्चे 50 के बराबर थे। कुछ चुप थे, कुछ खुश थे, कुछ एक जगह बैठ न पाते थे, कुछ शैतानी करने से बाज नहीं आते थे। विभागाध्यक्ष ने मीटिंग में समझाया, बच्चों को डिसिप्लिन करना पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहला फोकस होना चाहिए उन्हें कंट्रोल करना। पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड देने से ही नेगेटिव बिहेवियर कम हो जाता है। जिस दिन क्लास में ये बच्चे शांति से कुछ सीख लेते थे तो लगता था दिन बन गया। मिली जुली खट्टी मीठी फीलिंग थी। लंच और टी ब्रेक में पूरा स्टाफ मिलता तो खूब हंसी मजाक होता। कभी एड्रियाना केक ले आती, कभी रॉबी बकलावा ले आती, कभी विलियम के नूडल्स होते तो सबकी मांग पर मैं समोसे ले जाती। एक दिन सबने पकौड़ों की मांग की। मैंने कहा पकौड़े गरम ना हो तो क्या मज़ा। आनन फानन में तय हुआ कि मारिया अपना डीप फ्रायर ले आएगी। मैंने गोभी, आलू और बेसन खरीदा। अगले दिन दस्ताने लगाकर चम्मच से पकौड़े डीप फ्रायर में डाले गए। तैयार इमली की चटनी के साथ सब ने पकौड़े स्वाद से खाए। इस तरह दिन बीत रहे थे, कभी अच्छे कभी स्ट्रेस से भरे। कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन जॉर्ज स्टाफ रूम में आया, धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, यू नो समथिंग। हम 4 ही लोग तब वहाँ थे। उत्सुकता से एड्रियाना ने उसकी तरफ देखा। क्या जॉर्ज? आई जस्ट केम टू नो दैट जोई इज लेस्बियन, वह बोला। हम सब चौंके। एक आदर्शवादी दिखने वाली टीचर के बारे में ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। रॉबी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो पहले ही शक था। मेरी फ्रेंड उसकी सहेली की दोस्त है, उसने बताया और मैंने जोई से पूछा तो वो मान गई कि वो लेस्बियन है। हम सब में चुप्पी छा गई। लेकिन सच तो यह है कि तब से जोई भी उतनी सहज नहीं लगी। कुछ महीने में ही उसने अपना ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में करवा लिया। और भी इंटरेस्टिंग लोग थे स्कूल में। एक इटालियन टीचर था, मार्को, जो देखते ही आंख मार देता था। और वो गे टीचर क्रिस, जो मैथ पढ़ाती थी, एक दिन हैंडशेक करते हुए आंख मारकर जाने क्या इशारा कर रही थी। जब स्टाफ ने बताया तो एड्रियाना ने कहा, दैट ही टीचर, बचकर रहना, वो तो लेस्बियन है। और तब से मैं सतर्क रहने लगी। तो मेरा शक ठीक ही था, वो सच में मुझ पर लाइन मार रही थी। एक और रेसिस्ट एडमिन हेड टीचर भी थी, जो पापड़ों को डायफ्राम कहकर हमें नीचा दिखाने से नहीं चूकती थी। एक बार उसने मुझे मीट पाई सर्व की और जब मैंने उसे बताया कि मैं शाकाहारी हूँ तो बोली, कब से? जब मैंने बताया जन्म से तो बोली, ओह, सो योर फैमिली कुड नॉट अफोर्ड मीट। मैंने हंसकर कहा, यू नीड टू रीड अ बुक ऑन इंडिया। अच्छा होगा इंडिया पर किताब पढ़ो, और आगे बढ़ गई। यह साल भी देखते ही देखते बीतने लगा। अक्टूबर आया, हर बार की तरह फूलों पर जैसे निखार आ गया। स्कूल गार्डन में एड्रियाना के लगाए फूलों की खुशबू बिखर गई। कार पार्क के पास लगा इकलौता जैकरेंडा पेड़ बैंगनी फूलों से लद गया। झूम झूम के जब वो गीत गाता तो जमीन पर फूलों के शामियाने तन जाते। झाड़ते हुए ये फूल कार पर गिरते तो लगता नई दुल्हन के लिए गाड़ी फूलों से सजा दी गई है। नवंबर में परीक्षाएं खत्म होते ही रिपोर्ट राइटिंग शुरू हो जाती है और दिसंबर आते ही क्रिसमस कैरोल गूंजने लगते हैं। स्टाफ रूम में चॉकलेट्स, क्रिसमस के स्पेशल केक्स, ब्राउनीज, टॉफ़ी, पुडिंग आदि आदि। साल भर की मेहनत के बाद अब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों की इन छुट्टियों में इस साल भी हम कहीं घूमने नहीं गए। किसी भी ट्रिप में करीब 10 से 15 हज़ार डॉलर लग जाते।
और मेरी इच्छा थी कि हम पैसे बचाकर जल्दी से घर खरीद लें। इसी तरह करीब 5 साल हम सिडनी में रहे और कोई यात्रा नहीं की। जाने कैसे गर्मियाँ बीत जाती, स्कूल खुल जाते। अब स्कूल में मेरा छठा साल था। मारिया को टीचर्स एड की परमानेंट पोजीशन मिल चुकी थी। एड्रियाना के बच्चे नौकरी करने लगे थे। अब भी वो अपनी बिल्ली की फ़ोटो और उसके हाथ में लगे स्क्रैच मार्क्स दिखाने से नहीं चूकती। एक दिन उसने अचानक हम सबको बताया कि उसको अपना ड्रीम बॉय मिल गया है और वो उससे शादी करने जा रही है। उसका 50 साल की उम्र में शादी करना किसी को अजीब नहीं लगा। रोमांस की भी कोई उम्र होती है क्या? वैसे भी वो पतली दुबली होने के कारण 40 की ही लगती थी। वो बहुत खुश थी। अपने मंगेतर की फ़ोटो हर किसी को दिखाती। उसने कहा कि शादी करके वो न्यू कासल चली जाएगी। उसकी शादी की खबर से सबको खुशी हुई। आखिर क्यों कोई अकेला रहे? औरत हो या आदमी, सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। इधर कुछ दिनों से मारिया में एक अजीब सा बदलाव नज़र आ रहा था। उसने क्लास में हेल्प करना काफ़ी कम कर दिया। वैसे भी स्ट्रिक्ट डाइट पर चली गई थी। उसका 50वां बर्थडे था और उसके परिवार ने एक बड़ी पार्टी रखी थी। जाहिर है मारिया दुबली पतली और सुंदर दिखना चाहती थी। 3 महीने में उसने 10 किलो वजन कम कर लिया था। हम सब उसकी बर्थडे पार्टी में गए। अपनी वाइट लेसी ड्रेस में वो परी से कम नहीं लग रही थी। अपने हस्बैंड के साथ उसने जॉन लीजेंड के ऑल ऑफ मी रोमांटिक गाने पर डांस भी खूब किया। सब ने खूब एंजॉय किया। इन दिनों विलियम अजीब हरकतें करने लगा था। लोगों का कहना था विलियम ही टॉयलेट पेपर, पेपर टाल, क्लीनिंग स्प्रे घर से लाता है। वैसे तो सबको खुश रखने के प्रयास में वो कुछ ना कुछ खाना, स्प्रिंग रोल्स, नूडल्स आदि बनाकर लाता रहता, पर कहीं कुछ ठीक सा नहीं था। एक दिन जॉर्ज रहस्यात्मक अंदाज में आया और फुसफुसाता हुआ बोला, हैव यू हर्ड गायस? क्या तुम लोगों ने सुना? सबने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। ऑफिस में बात हो रही थी कि विलियम पीडोफाइल बच्चे के साथ सेक्स करने वाला है। क्या? रॉबी ने धीरे से चौंकते हुए कहा। हाँ, सच खबर है। वो जो 9वीं कक्षा में जॉन है ना, उसे स्कूल के बाद अपने कमरे में बुलाकर जाने क्या क्या करता है। किसी ने देख लिया तो उसकी शिकायत कर दी। अब वो किसी भी छात्र के साथ अकेला नहीं रह सकता। सबको हैरानी हुई। गे तो वो पहले ही था। इस उम्र में अब वो ये भी करेगा? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले 1 महीने हम में से किसी न किसी को उसके साथ रहना पड़ा। जॉर्ज का कहना था कि प्रिंसिपल ने उसे जल्दी रिटायर होने का औपचारिक नोटिस भी दे दिया था। विलियम उसका भेद खुल जाने से थोड़ा शर्मसार जरूर होगा। वो अब स्टाफ रूम के बजाय सीधे क्लास में चला जाता और लंच भी कभी कभी वहीं खा लेता। परंतु बाद में जब तक विलियम रहा, हम सब ने उसके साथ सामान्य व्यवहार किया और उसे कुछ पता नहीं चलने दिया। इसी बीच पता चला कि मारिया को कैंसर हो गया है। कैंसर भी तीसरी अवस्था में था। इलाज के लिए उसे छुट्टी लेनी पड़ी। उसे कीमो के सेशंस लेने पड़ रहे थे। जब कभी थोड़ा ठीक होती तो स्कूल आ जाती, पर घर में सब बिजी थे। अस्पताल में तंग आ जाती, पर स्कूल में उसका मन लगता। लेकिन कैंसर जब उसके ब्रेन में चला गया तो उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। मुझे याद है, हम जब उसे देखने गए तो वो गफलत में थी। मैंने उसका हाथ सहलाया और बड़ी हिम्मत करके कहा, मारिया, वी मिस यू। सारे विद्यार्थी तुम्हें याद करते हैं। मारिया ने आंखें नहीं खोली, बस गहरी सांस ली और सो गई। मैं सोच रही थी कैसा लगता होगा जब हमें पता चल जाता है कि हम जिंदगी की जंग हार गए हैं। अब कुछ हमारे हाथ में नहीं बचा। कुछ हफ्ते या कुछ दिन, बस इतना ही वक्त हमारे पास है। मारिया की हालत देखकर आंखें भर आईं। मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। उसके 3 दिन बाद खबर आई कि वो नहीं रही। चर्च में उसकी शोक सभा में पूरा स्कूल गया। उसके परिवार ने बहुत भावपूर्ण स्पीचेस दी। उसकी यादों को सहेजकर बनाया हुआ एक खास वीडियो चलाया गया। उसके बाद खाने पीने में तमाम मीठी और नमकीन चीज़ें परोसी गईं, ठीक वैसा ही जैसा हम 13वीं में करते हैं। और इस दुखद तरीके से इतनी जल्दी मारिया की ज़िंदगी की किताब पूरी होने से पहले ही बंद हो गई। कुछ दिनों सब उसे मिस करते रहे, फिर ज़िंदगी की गाड़ी अपनी रफ्तार से चलने लगी।
एड्रियाना पहले ही शादी करके जा चुकी थी। विलियम रिटायर हो गया था। मारिया हमारे बीच नहीं थी। उधर जॉर्ज ने एक स्कूल में हेड टीचर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और उसे नौकरी मिल गई थी। एमिलिया पहले ही पढ़ा कम और डांस ज़्यादा सिखा रही थी। पुराने लोग नहीं रहे थे। अब स्टाफ रूम में पहले जैसी बात नहीं रही थी। एवा नए स्टाफ के साथ डील कर रही थी। बच्चे बहुत कम आ रहे थे। अब स्टाफ रूम में रौनक भी नहीं थी। ना केक, पुडिंग्स, ना नूडल आते। मैंने भी समोसे, पकोड़े और पूरी सब्जी ले जाना बंद कर दिया। बस मैं और रॉबी कभी कभी आपस में बातें करते। नई युवा अध्यापिकाएं बस अपनी धुन में मस्त रहती। पुराने लोगों से तारतम्य बिठाने की उनको कोई ज़रूरत न लगती। ऐसे में एक रेसिस्ट टीचर ने ज्वाइन किया। उसने सबकी नाक में दम कर रखा था। सो मैंने उससे उसके रेसिस्ट कमेंट्स को डायरी में लिखा और स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। इस बीच मैंने ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई कर दिया। 5 महीने में ही मेरे घर के पास स्थित एक स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं ठीक 7.5 साल बाद अपने इस लंबे कार्यकाल के बाद उस हाई स्कूल से अलविदा ले रही थी। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।